वेलकम एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 5। अभी तक हमने विजयनगर साम्राज्य के एक इम्पोर्टेंट शहर के बारे में पढ़ा, हम्पी के बारे में पढ़ा हमने। और हम्पी को यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। इसके बाद हम सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि सूरत कैसे एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। सो ए गेटवे टू द वेस्ट, ठीक है, पश्चिम का जो द्वार है सूरत, ठीक है, पश्चिमी द्वार बोला जाता है सूरत को। तो सूरत किस राज्य में है? गुजरात स्टेट के अंदर आता है ये। और उस टाइम पर जब मुग़ल पीरियड के दौरान जब व्यापार किया जाता था सूरत के अंदर, तो उस टाइम पर सूरत को एम्पोरियम बोला जाता था। ठीक है, पश्चिमी जो ट्रेड होता था, पश्चिमी जो व्यापार होता था, उसका एक एम्पोरियम बोला जाता था। एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम मीन्स जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर से सामान लाया जाता है, अलग अलग उत्पादन जो केंद्र होते हैं वहाँ से सामान ला करके बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, तो उसको एम्पोरियम बोलते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है एम्पोरियम की, ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। वो जगह जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर से सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो मुग़ल पीरियड के दौरान गुजरात एक एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड के लिए। अलोंग विद कैम्बे, प्रेजेंट डे खंबात, समवट लेटर अहमदाबाद। तो कैम्बे जो प्रेजेंट डे खंबात जो है, और समवट लेटर उसको अभी हम प्रेजेंट डे उसको अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। तो अहमदाबाद भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया गुल्फ ऑफ हॉर्मुज। सूरत जो था वो एक गेटवे था, ट्रेड के लिए एक रास्ता था पश्चिमी एशिया के जो देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए। और जो वो व्यापार था वो एक रास्ते से होकर के, मतलब एक उसी रास्ते से व्यापारी लोग आते जाते थे, वो था गुल्फ ऑफ हॉर्मुज की जो खाड़ी है वो। सूरत हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेल फ्रॉम देयर। ठीक है, सूरत है जो है उसको गेट टू मक्का भी बोला जाता था। ठीक है, जो मक्का क्या होता है, जो मुस्लिम्स का जो धार्मिक स्थल होता है मक्का, तो वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम आते थे, तीर्थ यात्री आते थे, जो अपनी शिप्स जो है वहाँ पे कुछ समय के लिए वहाँ पर खड़ी करते थे। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन, जो शहर था वो कॉस्मोपॉलिटन था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जिसको सब लोग जानते हो, पूरी दुनिया जानती हो। ठीक है, तो सूरत जो था वो दूसरे देशों के लिए भी जाना माना शहर था। एंड द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर। और सभी जाति और धर्मों के लोग यहाँ पर रहते थे। इन द 17th सेंचुरी द पुर्तगीज, डच एंड द इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। 17th सेंचुरी के अंदर 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगीज़ लोग आए, डच आए, इंग्लिश आए, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्रीज़ सूरत में ही स्टार्ट की थी। ठीक है, सबसे पहले जो सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, वो की थी 1613 के अंदर, 1613 में। उससे पहले 1611 में वो साउथ में कर चुके थे, लेकिन 1611 में मसोलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन 1613 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई, क्योंकि सूरत जो था एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। उसके अलावा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर जो बाकी है, पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा यहाँ पे पहुँचा था। तो अलग अलग कारण रहे हैं सूरत को एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनने में। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन, who wrote an account of the port of 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. तो एक इंग्लिश क्रॉनिकलर, एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है जिसका नाम है ओविंगटन। उसने लिखा है
कि 1689 में जो सूरत का बंदरगाह था, जो पोर्ट था, तो उस टाइम पर हर दिन लगभग सैकड़ों शिप्स वहाँ पे आते थे अलग अलग देशों से। ठीक है, सैकड़ों जहाज आते थे। तो किसी भी टाइम पर वो जहाज देखे जा सकते थे। वो जहाज आते रहते, एक जहाज जाता तो किसी दूसरे देश का जहाज वहाँ पे आ जाता। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। इसके अलावा रिटेल और होलसेल शॉप, खुदरा और जो होलसेल शॉप थी, वो कॉटन टेक्सटाइल वहाँ पे बेचते थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जारी एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया। जो सूरत की जो टेक्सटाइल थी, मतलब जो कपड़ा था, वो फेमस था इस चीज़ के लिए, उसका जो बॉर्डर था वो गोल्ड लेस, मतलब गोल्ड जैसे कलर होता है वैसे ही उसकी लेसिंग की गई थी, बाउंड्री की गई थी, जिसको बोला जाता था जारी। और उसकी एक अच्छी खासी मार्केट थी पश्चिमी एशिया के अंदर, अफ्रीका और यूरोप के अंदर बहुत काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. अब राज्य ने सैकड़ों जो है असंख्य रेस्ट हाउस बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा जो रेस्ट हाउस बनाए थे। ठीक है, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए जो दूसरे देशों से यहाँ पर आते थे। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। इसके अलावा बहुत ही आकर्षित बिल्डिंग बनाई गई थी और असंख्य जो प्लेजर पार्क भी बनाए गए थे। ठीक है, प्लेजर मीन्स जो शांति दे, जो अच्छे लगे पार्क। द कैथवाड सेट्स एंड महाजन्स मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो कैथवाड के सेठ थे, सेठ मीन्स जो महाजन है, जो मनी चेंजर्स है, जो करेंसी चेंज करते थे, तो उनके बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेज थे सूरत के अंदर। It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium. देखिए यहाँ पे हुंदीज का मतलब क्या दिया गया है। हुंदीज क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है, मीन्स एक डिपॉजिट होता है, एक अमाउंट होता है जो क्लेम किया जा सकता है किसी भी दूसरी जगह पर। मान लीजिए कोई सामान बेचा गया और उस सामान की उस टाइम पर जो है रिकॉर्डिंग, मतलब उस टाइम पर उसको पैसा नहीं लिया गया, तो उसको किसी दूसरी जगह पर उसी अमाउंट को जो हुंडी है उसको दिखा करके उसको दूसरी जगह पर लिया जा सकता है। तो ये जो जो सूरत हुंडीज थे वो उनको ऑनर्ड किया जाता था, सम्मान किया जाता था इन फार ऑफ मार्केट्स इन कायरो इन इजिप्ट। जो दूसरे दूर दराज के जो मार्केट थे, बाजार थे, जैसे इजिप्ट के अंदर कायरो में, ठीक है, और इराक में बासरा और एंटवर्प इन बेल्जियम। However, सूरत began to decline towards the end of the 7th century। जबकि सूरत का जो पतन है वो 17th सेंचुरी आते आते उसका स्टार्ट हो गया था। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो उसका जो डिक्लिनेशन है, पतन, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहला द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मार्केट और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो बाजार है, वो ख़त्म होने लगे और उनका उत्पादन है वो भी कम होने लगा। बिकॉज कारण क्या था इसका, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के कारण, पतन होने के कारण। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगालियों ने समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई, वेयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668। और जो अंग्रेज़ों ने अपना जो पहला हेडक्वार्टर बनाया था मुंबई के अंदर, क्या 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर लिया था मुंबई के अंदर। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद जो सूरत है वो एक बसलिंग कमर्शियल सेंटर है। बसलिंग मीन्स जहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती हो, ठीक है, जहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती हो, दैट इज़ बसलिंग। तो आज भी सूरत जो है एक बसलिंग कमर्शियल सेंटर है, एक वाणिज्यिक केंद्र है, एक बिजनेस सेंटर है।
अब आगे हम पढ़ेंगे मसूलीपट्टनम के बारे में। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम। देखिए मसूलीपट्टनम फिशिंग के लिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया है। सो लिटरली फिश पोर्ट ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है, जो कृष्णा रिवर के डेल्टा पे आता है। इन द 17th सेंचुरी इट वाज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी में यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटी होती थी। बोथ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन आंध्रा कोस्ट। तो आंध्रा प्रदेश के कोस्ट के ऊपर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट था, ये बंदरगाह था ये। और डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों ने इसको कंट्रोल करने के लिए दोनों ने प्रयास किए। एंड द फोर्ट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय डच। जो मसूलीपट्टनम के अंदर जो किला बनाया गया था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sales of textiles, spices and other items to prevent trade passing completely into the hands of various ईस्ट इंडिया कंपनीज। जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने अपनी मोनोपोलीज क्या होता है, अपनी खुद की जो नियम है शासन वो चलाना। तो उन्होंने रॉयल मोनोपोलीज थोप दी। जो टेक्सटाइल था मतलब जो कपड़े का व्यापार था, स्पाइसेस थे, जो मसाले थे या फिर जो दूसरे आइटम्स थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को बढ़ने से रोकने के लिए कुतुब शाही रूलर्स ने, ठीक है, स्पाइसेस और टेक्सटाइल के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया उनके लिए। फायर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमाती, चेतीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्पेरस। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच कंपनी जो थी, उनके बीच में कंपटीशन होने के कारण, ठीक है, बहुत सारे और ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स है, जो गोलकोंडा के अमीर व्यक्ति थे। पर्शियन नोबल है, पर्शियन जो मर्चेंट है, पर्शियन व्यापारी हैं, ठीक है। तेलुगु, कुमाती, चेतीज, ये जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे, और यूरोपियन ट्रेडर्स। तो इन सभी के बीच में कंपटीशन बढ़ने से क्या हो गया कि शहर और ज़्यादा पॉपुलस हो गया, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती गई और समृद्ध होता गया। एज मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other। तो जैसे ही मुगल ने अपनी पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश की, जिससे उन्होंने अपनी पावर एक्सटेंड की, ठीक, गोलकोंडा से लेकर के, जो उनका गवर्नर था, मतलब जो उनका सेनापति था मीर जुमला, ठीक है, जो एक व्यापारी भी था, तो उसने डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, खिलाफ कर दिया। इन 1686 to 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। और 1686 और 87 के अंदर मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसने गोलकोंडा को छीन लिया था। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। तो इसके लिए यूरोपियन देशों को किसी और विकल्प के लिए देखना पड़ा, ठीक है, जो यूरोपियन कंपनीज थी, क्योंकि वहाँ पे गोलकोंडा के अंदर तो राजा का शासन हो चुका था, औरंगजेब का शासन हो चुका था। It was a part of new policy of the East India Company that it was not enough if port had connection with production centers of hinterland। तो ये एक हिस्सा था उनकी, जो एक नई पॉलिसी बनाई थी अंग्रेज़ों ने, कि इट वाज नॉट इनफ इफ़ ए पोर्ट हैड कनेक्शंस विद प्रोडक्शन सेंटर्स, कि सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर के साथ ही कनेक्शन होना काफ़ी नहीं था, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड हमने पढ़ा है। हिंटरलैंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई शहर है, कोई राज्य है, किसी राजा का राज्य है, किंगडम है, और उस किंगडम के पास जो सामान सप्लाई करने का जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड, जहाँ से सामान रिसीव किया जाता है और सप्लाई भी किया जाता है। तो जो हिंटरलैंड था, उसके साथ कनेक्शन होना या प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ कनेक्शन होना ही काफ़ी नहीं था अंग्रेज़ों के लिए। उन्होंने ये अपनी पॉलिसी में डाला था। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। तो नई कंपनी के जो ट्रेड सेंटर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि कंपनी को राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और
व्यापारिक रूप से अपना जो रोल है वो निभाना चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड बॉम्बे कलकत्ता present day Kolkata and Madras, present day Chennai, Solipatnam lost both its merchants and prosperity and declined the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. तो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो बॉम्बे गए, कलकत्ता गए और मद्रास गए। मद्रास जो प्रेजेंट डे जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, ठीक है, मसौलीपट्टनम भी गए। तो उन्होंने अपनी जो सत्ता थी, जो अपनी प्रोस्पेरिटी थी, वो सारी खो दी और उनका पतन होना स्टार्ट हो गया। जो मुगल्स का अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पे उनका भी डिक्लिनेशन स्टार्ट हो चुका था। तो एक डायलेपेटेड लिटिल टाउन की तरह था वो। सो डायलेपेटेड मीन्स होता है कि एक नष्ट किया हुआ कस्बा जिसमें कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो इस पार्ट में अभी हम इतना ही करेंगे। आगे का जो बचा हुआ सेक्शन है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।